हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर शालिनी सिंह फ्रॉम सत्यमेव जयते। आज हम बात करेंगे इतिहास की। हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यूरोपियन वाणिज्यवाद का फलना फूलना या फिर यूरोपियों का भारत या पूर्व की ओर क्यों आना और उनको क्या यहाँ से लाभ थे, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात कि समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी। व्यापार पहले से होता था, शुरुआत से होता था, तो ऐसा क्या हुआ कि समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता हो। जैसे कि आप सभी लोगों ने थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें पहले हमारा जो व्यापार होता था वो सिल्क रूट के तहत होता था। सिल्क रूट ईरान, इराक, इधर से होते हुए इस रूट को सिल्क रूट कहा जाता था। बेसिकली जो चाइना से भारत होते हुए गुजरता था। अगर आप लोग के टेबल के आगे मैप लगाओ तो आप उस मैप में देखेंगे कि भारत के बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, टर्की होते हुए हम लोग यूरोप तक पहुंचते थे। अब भूमध्य सागर के ठीक ऊपर आपको एक छोटी सी कंट्री दिखाई देगी जिसका नाम है पुर्तगाल, यानी कि पोर्चुगीज। सबसे पहली बार पोर्चुगीज नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत के जमोरिन तट पे पहुंचे। अब इससे थोड़ी सी पहले की बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि कैसे पहली बार वास्को डी गामा ही पहुंचे। क्या वो पहले नाविक थे जिन्होंने खोज करनी चाहिए भारत की समुद्री मार्ग से? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी बहुत सारे नाविकों ने और सिर्फ पुर्तगालियों ने, अलग अलग देश के लोगों ने भी भारत आने तक की रास्ता खोजने की पहल करी, किंतु अलग अलग कारणवश उस वक्त इतनी अच्छी सैटेलाइट्स नहीं थी। अच्छी क्या, उस वक्त सैटेलाइट्स ही नहीं थी, मैप उतने अच्छे प्रॉपर मैप्स नहीं थे, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके अभाव के कारण बहुत सारे नाविक नहीं पहुंच पाए थे। अगर आप पुर्तगाल और भूमध्य सागर के बीच आगे चलें तो आपको दिखाई देगा अंधकार का द्वीप, जिसे हम कहते हैं अफ्रीका। उस अफ्रीका में बहुत सारी एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था जिसे हम सहारा डेजर्ट के नाम से जानते हैं। अभी जो सहारा डेजर्ट था, क्योंकि एक रेगिस्तान था, तो अमूमन बात है कि यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती होगी। यहाँ पे लोग जनजातियां रहती थी, जो कि हम आज तक भी जानते हैं कि यहाँ की जनजातियां रहती हैं, उनके अलग अलग कल्चर हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। और जनजातियां जो आज के युग में हम देखें तो भी जनजातियों को क्या कहते हैं कि आपसी लोगों के साथ या बाहर के लोगों के साथ मेलजोल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अगर स्थल मार्ग से अफ्रीका होते हुए रास्ता पता करने की कोशिश कभी किसी ने करी तो वो लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते थे। क्यों? बीच में कोई जनजाति या जंगली जानवर या फिर इतना बड़ा ये रेगिस्तान होता था कि उस वक्त 1400 के आसपास इसको पार करना लगभग नामुमकिन था। अब बात आती है किसको, कि समुद्र का रास्ता कैसे खोजा गया। समुद्र के रास्ते खोजते हुए अगर आपने ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको पता होगा, ज्योग्राफी के टर्न जहां से ज्योग्राफी में आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो आप देखिए वहां पे गोल्ड कोस्ट है, एक आइवरी कोस्ट है। इन कोस्ट तक तो लोग पहुंच पाए थे, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाते थे क्योंकि उस वक्त ये रास्ता बहुत बड़ा था और लोगों को लगता था कि यही धरती का अंत है। लेकिन पहली बार वास्को डी गामा 1498 में केप ऑफ गुड होप, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे के बिंदु पे अगर आप देखेंगे तो आपको केप ऑफ गुड होप नाम की एक जगह मिलेगी। वहां तक पहुंचते हैं। वहां पे उनको गुजरात के एक व्यापारी मिलते हैं, वो उनको भारत आने का रास्ता बताते हैं। अब वो उनकी मदद से भारत में केरल पे जमोरिन नाम के राजा राज करते थे। वो कालीकट पहुंचते हैं और वो राजा उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। जैसे कि भारतीय परंपरा हमेशा से रही है वासुदेव कुटुंबकम की, उसी को अपनाते हुए वह राजा उनकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं और विदा करते वक्त उनको बहुत सारे मसाले देते हैं। अब ये वापस जाते हैं और उन मसालों की कीमत अमूमन ये बताई जाती है कि जब उन्होंने यहाँ से मसाले लिए थे तो लगभग उनकी कीमत 10 रुपये थी, और जब उन्होंने वही मसाले जाके यूरोप में बेचे तो उनकी कीमत 10,000 रुपये थी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा क्यों है कि उनकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई? दूसरी बात, यूरोप वालों को या फिर पश्चिमी देशों को मसालों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? हम लोग भारतीय हैं और हम लोग के खाने में बहुत कॉमन सी चीज़ रहती है, वो होता है अचार।
अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा हो तो अच्छा 2 साल 3 साल 4 साल पुराना भी होता है लेकिन खराब नहीं होता। उसका कारण होता है कि उसके अंदर इस प्रकार के गरम मसाले पड़े होते हैं, काली मिर्च, लौंग, जायफल, जैवित्री, ये सब गरम मसाले पड़े होते हैं जिनके कारण वो उसको खराब होने से बचाता है। ये बेसिकली नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह या फिर नेचुरल तरीके से चीजों को संरक्षित करने के काम आते हैं। अब अगर आप इंग्लैंड की पोजीशन देखें अपने वर्ल्ड मैप में तो आपको ये पता चलेगा कि वो शीतोष्ण से थोड़ा ऊपर है। आपका शीतोष्ण क्षेत्र होता है 66.5 डिग्री ऊपर पृथ्वी के जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण, उसके ऊपर शीत प्रदेश होता है, उसके नीचे शीतोष्ण होता है। तो आपका जो इंग्लैंड है वो शीत और शीतोष्ण के बीच का क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे अत्यधिक ठंड रहती होगी। अब बात चल रही है 1498 या उससे पहले की। ठंड थी, इसका मतलब कि वहां पे लोगों को खाने पीने में और सब चीजों में कठिनाई होती होगी। अब वो इतने ठंडे प्रदेश हैं कि उसमें साल में 2-4 महीने शिकार करना या उसको पकड़ के भोजन के रूप में ग्रहण करना बहुत मुश्किल होता था। अब क्या हुआ, अब वहां के लोगों ने सोचा कि हम इन नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स को इस्तेमाल करके अपने यहाँ का जो मांस है जिसको हम सर्दियों में नहीं खा सकते पहले से संरक्षित करके रखें। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा पैक्ड फूड्स आते हैं, आता है ना, मैगी का पैकेट आता है, उसमें आप गर्म पानी डालिए और अच्छी से मैगी बन जाती है। वो क्या है, वो प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको हाफ कुक कर रखा है। तो इन्होंने सोचा कि ये भी अपने खाने को, ये भी अपने उस मांस को जो इन्हें ठंडी में इस्तेमाल करना है प्रिजर्व करके रख लेंगे, संरक्षित करके रखेंगे, इसलिए इनको मसालों की जरूरत पड़ती है और इसीलिए ये मसाले इतनी ज्यादा कीमतों पर वहां बेचे जाते थे। अब दोबारा 1501 में वास्को डी गामा जी भारत पहुंचते हैं और इस बार जमोरिन उनका स्वागत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्या हमारी वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी अब नहीं चल रही थी? नहीं, ऐसा नहीं। उस वक्त भारतीय राजाओं को तटीय क्षेत्र पे संरक्षण अरब देते थे। अरब नेवी ने या फिर अरब क्या कहते हैं आप उस नेवी को जो पानी में, नौसेना ने, अरब नौसेना ने जमोरिन से कहा कि देखिए राजा, हम आपको संरक्षण देते हैं पानी और तटीय क्षेत्रों में, तो अगर आप व्यापारियों को, विदेशी व्यापारियों को भी अपने यहाँ काम करने की अनुमति दे देंगे या फिर यहाँ से व्यापार करने की अनुमति दे देंगे तो हम आपकी तट की सुरक्षा करना बंद कर देंगे। जमोरिन को लगा, अरे तट से तो बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारी लूटपाट होती है, बहुत सारे डाकू डकैत भी आते हैं, अगर हमें तट पे सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम अच्छे से व्यापार नहीं कर पाएंगे, अपना राज्य नहीं चला पाएंगे। तो इस बार जब 1499 में दोबारा 1500 में दोबारा वास्को डी गामा आते हैं तो उनका स्वागत नहीं होता। अरब आर्मी, अरब नेवी और वास्को डी गामा में युद्ध होता है जिसमें वास्को डी गामा जीत जाते हैं और ये साबित करते हैं कि नौसेना में भी वो लोग उच्च कोटि के। और यहाँ से शुरू होता है पुर्तगालियों का भारत में व्यापार, क्योंकि पहली बार पुर्तगालियों ने भारत तक का समुद्री मार्ग खोजा था। इसीलिए जो पोप थे उन्होंने पुर्तगालियों को 100 साल तक के लिए एकल व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। एकल व्यापार मतलब पूर्व या पूर्वी क्षेत्रों के साथ 100 साल तक सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली ही व्यापार कर सकते थे और कोई व्यापार नहीं कर सकता था। अगर आपको हिस्ट्री के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लगे और आपको ये समझ में आया कि कैसे यूरोपीय वाणिज्यवाद का भारत में शुरुआत हुई, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फर्दर इंक्वायरी के लिए प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं 9005622063 या 9005621348। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।